हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जेपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 2 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड जीके से संबंधित, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं, जो कि झारखंड जीके से संबंधित यहाँ पर पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। इस समुदाय का मुख्य निवास कहाँ है? झारखंड राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य जो है वो विधानसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं, तो इस समुदाय का मुख्य निवास जो है वो झारखंड राज्य में कहाँ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैक्लुस्कीगंज में। कहाँ पर? मैक्लुस्कीगंज में झारखंड राज्य में एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य जो है वो विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, जो कि इस समुदाय का मुख्य निवास जो है वो मैक्लुस्कीगंज में है। कहाँ पर है? मैक्लुस्कीगंज, जो कि रांची जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नए विधानसभा के गठन के समय, ठीक है, जब नया विधानसभा गठन होता है हर 5 साल में, तो उस समय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। यह कार्य कौन करता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, जब भी नया विधानसभा का गठन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए मेसो परियोजना राज्य में चल रही है। इसके लिए प्रखंड में कितनी प्रतिशत आबादी जनजाति की होनी चाहिए? ठीक है, तो मेसो परियोजना है और ये राज्य भर में चलाई जा रही है, और यहाँ पर जो है वो ये डिपेंड करती है किस प्रखंड में चलेगी, वो जो प्रतिशत है आबादी की जनजाति की वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी प्रखंड में कम से कम 50% जो है यहाँ पर जनजाति की आबादी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर मेसो परियोजना जो है वो चलाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस जगह अपने संयंत्र उर्वरक लगाए हैं जिसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस जगह अपने संयंत्र उर्वरक लगाए हैं जिसका कि कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिंदरी जो कारखाना है उसकी जो है वो कायाकल्प की जाएगी, और इसके लिए निर्णय लिया गया है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस अधिकारी को प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है? ठीक है, राज्य के किस अधिकारी को प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं उनको, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के गठन में कार्तिक उरांव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के गठन में कार्तिक उरांव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1968 में। कब की गई थी? 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था। कार्तिक उरांव की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इनमें से सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लाम नंबर है तो याद रखिएगा यहाँ पर लाल चंद्र चूड़ामणि नाथ शाहदेव। कौन थे? लाल चंद्र चूड़ामणि नाथ शाहदेव थे सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए में से कौन मजदूर आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं जो विधायक बनने के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पदभार भी संभाला है? तो इनमें से कौन ऐसे नेता हैं जो कि मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और विधायक बनने के बाद प्रतिपक्ष का नेता का जो पदभार होता है उन्होंने संभाला था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राजेंद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बेरमो से वे विधायक और मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वो जो थे वो मजदूर, ठीक है, मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और विधायक बनने के बाद वो प्रतिपक्ष के नेता का पदभार भी वो संभाले थे। तो ये राजेंद्र सिंह है जो कि इनका हाल ही में निधन हो गया है और जो है ये यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड प्रसिद्ध गांधी मेला का आयोजन किस जिले के मुख्यालय में होता है? ठीक है, किस जिले के मुख्यालय में होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिमडेगा में। कहाँ पर? सिमडेगा में झारखंड का प्रसिद्ध गांधी मेला का आयोजन किया जाता है, सिमडेगा जिले के सिमडेगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो गांधी मेला है, ठीक है, ये जो गांधी मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है सिमडेगा में, ठीक है, यह मेला जो है वो प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को आरंभ होकर 1 फरवरी तक जो है यह चलता रहता है। 26 जनवरी से ये जो है मेला आरंभ होता है और 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों के लोग भाग लेते हैं और यह जो इस मेले का नाम है वो गांधी मेला है और इसका जो यहाँ पर गांधी मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? सिमडेगा में लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गंटर, सिकड़ी, थियोडोलेट, प्रिस्माटिक कंपास, सबटेंस बार आदि यंत्रों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ठीक है, इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए एवं बी में। ठीक है, तो जमीन नापने में और जमीन संबंधी नक्शे बनाने में गंटर, सिकड़ी, थियोडोलेट, प्रिस्माटिक कंपास, सबटेंस बार आदि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीएनटी एक्ट में किसी जिले के सर्वे के प्रथम चरण में 800 मील निर्धारित है, इसके शुरुआत के प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सीएनटी एक्ट में किसी जिले के सर्वे का जो प्रथम चरण में 800 मील निर्धारित है, इसकी शुरुआत के प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसको कहा जाता है ट्रावर्स सर्वे। ठीक है, ट्रावर्स सर्वे इसे कहा जाता है, जो कि सीएनटी एक्ट में किसी जिले के सर्वे के प्रथम चरण में 800 मील निर्धारित है, इसकी शुरुआत के प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है? ट्रावर्स सर्वे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीएनटी एक्ट प्रभावी होने के उपरांत छोटा नागपुर महाराजा को 1917 ईस्वी में कितने जमीन निहित हुई थी? ठीक है, सीएनटी एक्ट प्रभावी होने के बाद जो है वो छोटा नागपुर महाराजा को 1917 ईस्वी में कितने जमीन निहित हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 7032 वर्ग मील। कितना? 7032 वर्ग मील जो है वो जमीन निहित हुई थी मीन्स की यहाँ पर उनका लॉस हुआ था। ठीक है, उनसे जो है वो छीना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग साथ में कमेंट भी किया करिए। ठीक है, जो आंसर आप जानते हैं उसका सही आंसर कमेंट में किया करिए साथ साथ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपको याद भी रहेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस सेटलमेंट अफसर की भूमिका को आज भी सीएनटी एक्ट से जोड़कर याद किया जाता है? ठीक है, कौन से ऐसे अफसर थे जो कि उनकी भूमिका आज भी सीएनटी एक्ट से जोड़कर उन्हें याद किया जाता है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। ये थे जे रीड साहब। कौन थे? जे रीड साहब थे और ये सेटलमेंट अफसर थे। इनकी भूमिका जो है आज भी सीएनटी एक्ट से जोड़कर याद किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गैर मजरूआ जमीन सीएनटी एक्ट के अनुसार किसके दखल में होती है? गैर मजरूआ जमीन जो है वो सीएनटी एक्ट के अनुसार किसके दखल में होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, गांव वालों की। क्योंकि गांव वालों की जो है दखल के होती है, तभी यहाँ पर जो है वो गैर मजरूआ जमीन सीएनटी एक्ट के अनुसार उसमें दखल किया जाता है गांव वालों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पर ये भूमि जो है रैयत है, ये भी रैयत है, चारों तरफ से रैयत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है वो गैर मजरूआ जमीन है, ठीक है, तो इसमें जो है वो यहाँ पर दखल जो दे सकती है वो यहाँ आसपास के जो जिनकी ज़मीन है, लैंड है, या फिर गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर इस गैर मजरूआ ज़मीन में दखल दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, सीएनटी एक्ट में उद्धत मौजा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मौजा जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सीएनटी एक्ट में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रिवेन्यू जो रेवेन्यू यहाँ पर विलेज होते हैं वो उसके लिए मौजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, रेवेन्यू विलेज जो भी जहाँ से कर राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं उसके लिए मौजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सीएनटी एक्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीएनटी एक्ट के अनुसार यदि रैयत की जमीन पर स्वतः पेड़ उग जाए, बड़े हो जाए, तो यह किसके मालिकाना हक में आएगा? ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि अगर सीएनटी एक्ट के अनुसार यदि किसी रैयत की ज़मीन पर, ठीक है, किसी का रैयत ज़मीन है और यहाँ पर अगर पेड़ उग जाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर पेड़ उग जाते हैं तो ये जो पेड़ होगा उसका मालिकाना हक किसका होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जोतकार के। ठीक है, ये किसका होगा? जोतकार का ये पेड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जमीन जो है, जो इस जमीन को जोतता है उसी का ये जो है वो पेड़ हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी पेड़ अगर यहाँ पर स्वतः यानी कि अपने आप पेड़ उग जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए जाने वाले भुगत बंधा जमीन की रेहन संबंधी मियाद कितनी समय तक हो सकती है? ठीक है, रजिस्टर्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए जाने वाले भुगत बंधा जमीन की रेहन संबंधी मियाद कितनी समय तक हो सकती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 15 वर्ष के लिए। कितना? 15 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है वो भुगत बंधा जमीन की रेहत संबंधी मियाद जो है वो 15 वर्ष समय तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम सभा की आपातकालीन बैठक की सूचना कितनी समय पूर्व दिए जाने का प्रावधान है? ग्राम सभा की आपातकालीन बैठक की सूचना कितनी समय पूर्व दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 3 दिन पूर्व। ठीक है, 3 दिन पूर्व जो है वो दिए जाने का प्रावधान है। किसी भी यदि ग्राम सभा की आपातकालीन बैठक अगर सूचना देनी है तो 3 दिन पूर्व देना होता है ग्राम सभा की आपातकालीन बैठक के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिला परिषद के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए उसके कार्यकाल के कितने अवधि के बाद यह संभव है? जिला परिषद होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, तो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए उसके कार्यकाल के कितने अवधि के बाद यह संभव है? जैसे कि किसी भी विधानसभा में 6 महीने का कम से कम जो है वो यहाँ पर अवधि होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो 6 महीने बाद फिर यहाँ पर लाया जा सकता है। ये विधानसभा में जो प्रावधान है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे जिला परिषद में, तो जिला परिषद में कितना कम से कम जो है वो उनका कार्यकाल होना चाहिए पूरा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 2.5 वर्ष, यानी कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है जिला परिषद का उसमें से कम जो है 2.5 वर्ष यहाँ पर अगर हो रहा होगा उनका कार्यकाल, जिला परिषद के जो सदस्य होंगे, तभी जो है यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षा एवं देखभाल करना किसकी जिम्मेवारी बनती है? ठीक है, ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षा एवं देखभाल करना किसकी जिम्मेवारी बनती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मुखिया जो होते हैं उनको ग्राम पंचायत निधि, जो ग्राम पंचायत का जो फंड होता है, सुरक्षा होता है एवं देखभाल करना होता है, वो किसका कार्य होता है? मुखिया का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के बाहर पहली बार सुधेंदु नारायण सिंह देव ने छौ नृत्य का प्रदर्शन कब किया था? ठीक है, छौ नृत्य से संबंधित है शुभेंदु नारायण सिंह देव और उन्होंने भारत के बाहर पहली बार कब उन्होंने छौ नृत्य का प्रदर्शन किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में भारत के बाहर पहली बार सुधेंदु नारायण सिंह ने देव जो है सुधेंदु नारायण सिंह देव है, उन्होंने छौ नृत्य का प्रदर्शन किया था भारत के बाहर 1938 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सदानों द्वारा गाया जाने वाला पावस गीत किससे संबंधित है? ठीक है, सदान जनजाति द्वारा गीत गाया जाता है जिसे कि पावस गीत का हम लोग कहते हैं। तो ये जो पावस गीत है किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो गीत संबंधित है वो एक ऋतु गीत है। ठीक है, एक ऋतु गीत है यानी कि मौसमी गीत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदान द्वारा जो गाया जाने वाला एक पावस गीत है वो ऋतु गीत है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दखल दहानी शीर्षक से प्रकाशित उपन्यास किस भाषा की है? ठीक है, दखल दहानी शीर्षक से प्रकाशित उपन्यास, ये उपन्यास पुस्तक का नाम है, यहाँ पर उपन्यास का नाम है। तो किस भाषा की ये जो है वो उपन्यास है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये एक नागपुरी उपन्यास है। कि कौन सी भाषा की है? नागपुरी भाषा की उपन्यास है दखल दहानी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्वनाथ दसौंधी राज नामक रचनाकार किस भाषा के बड़े साहित्यकार हैं? ठीक है, एक ये साहित्यकार है, इनका नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो ये किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये खोरठा भाषा के साहित्यकार हैं। कौन सी भाषा के? खोरठा भाषा के साहित्यकार हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, किस जनजाति की स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था ढोकलो है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था जो है वो ढोकलो है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, खड़िया जनजाति की। कौन सी जनजाति की? खड़िया जनजाति की जो स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था है वो क्या कहलाती है? ढोकलो कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जेपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है वो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा